Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 1 in Civics, the Indian Constitution. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका अब हमारा फेडरलिज्म। प्रियम्बल में हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके क्वालिटीज़ को देखा, क्या क्या इसमें क्वालिटी रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कौन कौन से फीचर्स रहे हैं, इट मीन्स दैट फीचर्स, तो हमने उसको अंडरस्टैंड किया। तो एक है इसका हमारा नेक्स्ट फेडरलिज्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? तो इट मीन्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल होना। एक से ज़्यादा लेवल कैसा? जैसे कि हमारी पूरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नेक्स्ट सेकंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक आपने पढ़ी थी 6th क्लास में लोकल गवर्नमेंट, वेयर इज़ अ पंचायती राज सिस्टम, यस और नो? यस, है ना। तो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट कंसर्निंग द एंटायर नेशन, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें पूरे एरिया को, पूरे सेंट्रल एरिया के सारे लॉज बनाती है। एंड जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, at the state level we have state government which deal with the problems and needs of the people in state, यानी कि स्टेट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स पीपल को फेस करनी होती है उनको सब सॉल्यूशन करती है स्टेट गवर्नमेंट। और पंचायती राज में सारा हमारा लोकल वाला सिस्टम आ जाएगा। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जो पावर को डिवाइड कर देता है इन विच सेंट्रल एंड स्टेट में। फेडरेशंस यूजुअली हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट वन इज सेंट्रल एंड सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल में आ जाएंगे हमारे जितने भी लॉज वगैरह बनते हैं उस सबको जो ये देखना होता है कि कौन से लॉज बनेंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में भी टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस मैटर्स, ये सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे। और स्टेट में सारे हमारे स्टेट लेवल की जितनी भी डील्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, पीपल्स की जो नीड्स होती हैं स्टेट में, वो सारे स्टेट लेवल में आ जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जितने भी हमारी कंट्री के एंटायर, यानी कि पूरी कंट्री के जितने भी जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसा भी हमने बात करी है किस चीज़ के बारे में, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे। द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोवेंसीज और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब होता है कि जो भी वहाँ पर काम किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है, वो पीपल जो वहाँ के होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं होता, उनके फेवर में होता है, यानी कि जो पीपल की नीड्स होती हैं उनको वो सही तरह से मान रहे हैं या नहीं मान रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को देखती है। ओके, बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि ये दोनों गवर्नमेंट होती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनकी जो पावर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट द पीपल elect their representatives to the parliament which consists of two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Parliamentary form of government, पहले तो बेटा हमें ये जानना है कि what do we mean by parliament? पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट बेटा हमारा क्या है, जो पीपल हम इलेक्ट करते हैं वो इस पार्लियामेंट जो हाउस होता है इसके अंदर जाकर वो बैठते हैं, देन मेक अ लॉ, वे हमारे लॉ बनाते हैं। ओके, In the president is only constitution head of the executive who act only the aid and the advice of the real political executive that is the prime minister and the council of minister, यानी कि जो ये हमारा प्रेसिडेंट है,
इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो हेड होते हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये सेपरेशन ऑफ पावर में हमने आपको डिस्क्राइब भी किए हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो सेपरेशन ऑफ पावर, उसमें हम आपको बताएंगे लेजिस्लेचर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, तो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है, जो सारे इसमें एक्ट करने होते हैं, जितने भी इसमें वर्क करने होते हैं, किसी कोई भी लॉज के ऊपर उन्हें कोई भी एडवाइस देनी होती है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके सेपरेशन ऑफ पावर में, कि जो भी हमारे ये रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं वो इम्प्लीमेंट्स होंगे और नोट। दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इसके हेड होते हैं, प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल और आंसरेबल ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि ये क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो ये सारे लॉज बनेंगे। तो अगर कोई लॉज हम बन रहे हैं तो वो लॉज इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, या वो लॉज बन रहे हैं तो जैसे कोई भी लॉज उन्होंने बनाए तो लेजिस्लेचर को उस चीज़ के उनके, अगर लेजिस्लेचर ने कोई क्वेश्चन करा कि आपने ये लॉ क्यों बनाए, ये लॉ सही नहीं है या ये लॉ सही बने हैं, तो वो आंसरेबल होंगे। आंसरेबल कैसे, जैसे हमारी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, अपने लीडर को खुद चूज़ करते हैं। अगर जो लीडर है वो हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, जो वहाँ की पॉपुलेशन होगी, वहाँ के पीपल होंगे, वो अपनी गवर्नमेंट से आंसर करेंगी, क्वेश्चन करेंगी कि भाई आपने ये वर्क क्यों किया, ये तो हमारे फेवर में नहीं है। अगर फिर क्या होगा, वो गवर्नमेंट आंसरेबल होगी, उनको उस चीज़ का आंसर देना होगा कि उन्होंने ये वर्क क्यों किया है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, गवर्नमेंट जो होती है आंसरेबल होती है। सेम एज इसमें भी यही क्वेश्चन है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि ये जो मिनिस्टर होता है ये लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है, उसको आंसर देना होता है जो भी सारे रूल रेगुलेशन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, 3 सेपरेशन ऑफ पावर है बेटा हमारे इसमें। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियल, जुडिशियल या जुडिशरी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे 3 पावर हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो लेजिस्लेचर्स में आपकी कौन सी ब्रांच है ये, और इसमें ये क्या वर्क है इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे 3 ऑर्गन है ये, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है बेटा द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारे इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे, वो लॉज बनाएंगे। ये जो हैं लेजिस्लेचर जो है हमारे लॉज बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या होंगे, ये लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि अब जो लॉज तो बन गए, अब ये भी तो देखना है कि ये लॉज सही हैं या नहीं है। तो अब वो किस पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ऑल द पीपल इन लिव इन सोसाइटी एट अ बिग लेवल, एट अ सेंट्रल लेवल, सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। एट अ प्रेजेंट में आप देख रहे हैं बेटा कोविड का चल रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट रूल्स निकालती हैं, जो भी निकाल रहे हैं कि अब आपका 3 डेज का लॉकडाउन रहेगा, तो ये सब किसके ऊपर, सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं। जुडिशरी में क्या जाएगा, इट एंश्योर दैट लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपर्ली एंड राइट्स ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड, यानी कि जुडिशरी में ये डिसाइड कर लिया जाता है, वो एंश्योर हो जाते हैं कि जो भी ये लॉज बने हैं, जो भी लॉज उन्होंने बनाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। सही कैसे कि पीपल को, जो वहाँ की रहने वाली जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको ये जो रूल्स बनाए हैं उनको ये प्रोटेक्ट रखेंगी। जैसे अब कोविड का चल रहा है कि गवर्नमेंट भी और सभी बार बार कह रहे हैं कि आप घर में रहें, आप घर में रहोगे तो आप सेफ रहोगे, है ना। तो ये क्या है, ये सारे लॉज हमारे बनते हैं देन इम्प्लीमेंट्स, और तब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगर ये लॉज जो बना रहे हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कोई लॉज बनाए, और जुडिशरी को ये लग रहा है, जुडिशरी में कौन सा जाएंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये लॉज सही नहीं है, तो वो उनको
उनके ऊपर ये कहेंगे कि आपने लॉ सही नहीं बनाया, उनको कट कर देंगे, फिर वो देन मेक लॉज। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव अबाउट 18 ईयर्स एज, यानी कि जो 18 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं उनको राइट होता है वोट देने का। राइट टू 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, यानी कि वह किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, एजुकेशन सिस्टम उसका कैसा है, चाहे वो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, ऑल पीपल आर इक्वल टू गिव द वोट ऑफ अबाउ 18 ईयर्स एज, यानी कि 18 ईयर्स के एज से जो जितने भी अबाव होते हैं उनको ये राइट्स है वो अपने लीडर को खुद चूज करें। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है बेटे आपके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें यह बताता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी रिलीजन का है। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं ये बेटा एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वलिटी, ये आपके आर्टिकल 14 से 18 तक आएंगे। राइट टू इक्वलिटी जो है आपका जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, है ना, आर्टिकल हैं सारे लिखे हुए, उसमें ही पता चलता है कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से हमें राइट्स मिले हैं, मतलब कैसे, कौन कौन से राइट्स कैसे। फर्स्ट वन इज़ ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सब समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो और वह किसी भी जेंडर का हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सेकंड टॉप थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, ऑल सिटीजन हैव एक्सेस ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, यानी कि किसी को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि वह फ्री है, राइट है उसका, और वह किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर सकता है, कि कोई भी एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉयर्स जो वर्क करने वाले होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, आर्टिकल 19 to 22, ये आपका आर्टिकल इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट आएंगे, राइट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उसे क्या फ्रीडम होती है, बोलने की, यानी कि कहीं भी अगर आपको बोलना है, स्पीच देनी है, तो वहाँ पर कोई भी आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं या आप इस जेंडर के हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है। तो ऑल पीपल आर इक्वल टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और इसमें क्या आ जाएगा, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, वो कहीं भी घूमने के लिए फ्री हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई आपको ये बाउंड नहीं करेगा कि आपको यही वर्क करना है। मान लीजिए आपको प्रोफेशन आपका अब कोई चूज़ कर रहे हैं कि कोई किसी को कोई अपना बिजनेस में है, कोई बहुत से लोगों को अपना सर्विस पसंद है, तो यानी कि ये नहीं कहेंगे कि जो आपको प्रोफेशन करना है, किसी को टीचिंग लाइन पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, मतलब एक होता है ना कि भाई किसी को हम बाउंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड, ये हमारे फंडामेंटल राइट 6 हैं। तो थर्ड चल रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में है। तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, प्रोहिबिट्स फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं उनको आप बाउंड्रीज वाली जो सिचुएशन होते हैं, बाउंड्रीज वाला क्या होता है, बंधुआ मजदूरी कराना। बंधुआ मजदूरी कैसे कराते थे कि बच्चों को या कि बड़ों को जितनी उनकी वो मजदूरी कराते थे, जितना उनसे लेबर वर्क कराते थे, उस हिसाब से उन्हें पे नहीं करते थे। तो बाउंड्रीज लेबर वाला वर्क पर उनको प्रोहिबिटेड, यानी कि उन पर मनाही लगाई गई है, उनको प्रिवेंट करा गया है, रोका गया है। चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स वाला, एंड ह्यूमन ट्रैफिंग, ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिंग होती है कि लोगों को ख़रीदना और बेचने वाला, इस पर भी रोक लगाई गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
इसमें क्या आ जाएगा, पीपल हैव द राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन अकॉर्डिंग योर चॉइस। यानी कि सभी जो ये क्या राइट्स मिला है रिलीजन वाला, कि किसी को अपने धर्म को कैसे उनको प्रीच करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे वर्शिप करनी है, तो वह अपने अकॉर्डिंग करेगा। उसको आप बाउंड नहीं कर सकते कि आपको इसी रिलीजन में जाना है। और जो इसके गवर्नमेंट में जो इसमें लॉज बने हैं, तो आपने पढ़ा ही है अभी राइट टू इक्वलिटी में कि ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसमें रिलीजन वाले में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अदर रिलीजन में जाना चाहता है तो वह दूसरे रिलीजन में जा सकता है, वह फ्री है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि वह फ्री है किसी भी रिलीजन में जाने के लिए। और ये हमारे राइट्स हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स में मिले हैं। आपने पढ़ा ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच रूल्स, जिसमें हम सारे अपने रूल्स को फाइंड करते हैं। फिफ्थ है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आपके आ जाएंगे 29 एंड 30 में। तो कल्चर एंड इसमें क्या आ जाएगा, माइनॉरिटीज़ वाले जो ये होते हैं जिनकी नंबर्स में जो कम होते हैं, तो उनकी क्या होती है, उनकी वोट कम हो जाती है। और जो पीपल ज़्यादा होते हैं, जैसे सपोज़ आप एक एग्जांपल लीजिए, एक तो 10 पीपल्स का ग्रुप हो गया, एक 5 का हो गया। जो 5 वाले हो गए वो माइनॉरिटीज़ में आ गए, 10 वाले मेजॉरिटी में आ गए। तो ये वाला डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म किया गया है, ये वाला डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं रहा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये आपका आर्टिकल 32 में आ जाएगा। इसमें क्या है, अब ये सारे हमारे राइट्स हमें मिले तो हैं, अब हमें कैसे ये पता चले कि अब हमें कोई राइट्स नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना है, अंडर द राइट्स सिटीजन द राइट गो टू द कोर्ट। अगर आपके राइट्स आपको नहीं मिल पा रहे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इफ़ दे फील दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा अगर कोई भी आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है, आपको राइट्स नहीं मिल पा रहे, तो आप कोर्ट में जाइए और देन यू क्लेम, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे राइट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर आपको क्या होगा कि आपको वे राइट्स मिलेंगे, आपको वो सारे राइट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, यानी कि किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेटा आपने, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपने तो पढ़ा ही है फंडामेंटल राइट्स, तो लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी तो बनती हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ है। फर्स्ट वन इज़ क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द इंटर रिलेटेड और दे मस्ट गो टू टुगेदर, यानी कि ड्यूटीज़, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्या है इसका, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी कि जितने भी हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, जितने भी हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सारे प्रिंसिपल्स बने हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑल पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट बी यूनाइटेड एंड लिव इन पीस, यानी कि कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें एकता से रहना चाहिए, एंड लिव इन पीस, और शांति से रहना चाहिए, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अपनी लाइफ को शांति से, एकता से, समरसता से जीना चाहिए। वी मस्ट हैव द गवर्नमेंट इन आवर ओन वेज इन टाइम्स ऑफ जेंडर, यानी कि हमें अगर गवर्नमेंट को हमारी नीड है तो हमें किसी, अगर कोई टाइम आता है कि हमारी गवर्नमेंट खतरे में है या हमारा देश खतरे में है, तो हमें अपनी गवर्नमेंट के, अपने देश की सुरक्षा के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन एज इक्वल, हमें सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की भी केयर करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, और हमें अपने एनवायरनमेंट को भी
प्रोटेक्ट रखना चाहिए कि देख आज के टाइम में आप बेटा देख रहे हो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, जिससे इतनी सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ रहा है। आज कोविड का भी चल रहा है, आपने देखा है कि जो हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं वो इतने कटने लगे हैं कि CO2 गैसेज बहुत ज़्यादा हो गई है और O2 नहीं रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज ज़्यादा हो रही हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना चाहिए। वी शुड नॉट हार्ट और हार्म ईच अदर, और हमें किसी को किसी तरह की हानि या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सम गाइडलाइंस आर आल्सो लिस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें कुछ आपके पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज people should be provided with the basic facilities like food, shelter and medical care. Everyone has a job, जो इसमें सभी को जॉब दी गई है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। पुअर शुड बी एक्सप्लॉइटेड इन एनी वे, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया किसी भी तरीके से। देयर शुड बी कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं 14 ईयर्स जो बच्चे हैं उनको, और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई है। और एजुकेशन के साथ साथ स्कूलों में बच्चों को फूड प्रोवाइड कराया है, बुक्स प्रोवाइड कराई हैं। उनको जो एजुकेशन जो फीस होती है उनकी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया। बच्चों को अलग अलग तरह से उनको फैसिलिटीज़ दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर ऑल पीपल ऑफ दिस कंट्री, यानी कि कंट्री के सभी लोगों को ये सारे राइट्स मिले हैं।